नमस्कार दोस्तों। यूनिट 6 के टेस्ट डिस्कशन में हम 25 प्रश्नों को कवर कर चुके थे। 26वां प्रश्न आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 3 बार संशोधन हो चुका है। एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन, एक बार 2002 2002 में 86वां संविधान संशोधन और एक बार 2011 में 97वां संविधान संशोधन, जिसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। तो 3 बार संशोधन हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। लोक सहायता पाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 41 में लोक सहायता के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो आप इसको भी जानते हैं कि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि राज्य जो है समाज के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तो इसका उत्तर सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है। तो अब देखिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। यह कहीं ना कहीं आपके अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अगर हम राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण भी दिया गया है, यह 49 में दिया गया है। और पशु नस्ल की सुधार भी 48 में दिया गया है। तो बेगारी का प्रतिषेध यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, बेगारी का प्रतिषेध। सॉरी, मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से निकाल देता हूँ, पेपर चला गया है अभी। 137 पेज नंबर। 2 मिनट थोड़ा वेट कीजिए आप, टिक करने के चक्कर में। तो आप देखिए जो लोकसभा का या यूँ कहें कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50, वहीं राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 और पशु नस्ल की सुधार अनुच्छेद 48 में है। तो बेगारी का प्रतिषेध इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का समावेश था, वो ध्यान रखना है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इसके बाद 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था और 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 31 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता का कौन सा कूट सत्य है। भारत का नागरिक हो। तो क्या ये बात सही है? हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यहाँ पर 30 वर्ष दिया है, जबकि उत्तर क्या होगा, 35 वर्ष होगा। तो ये गलत है। राज्यसभा की सदस्यता के योग्य हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो राज्यसभा की सदस्यता के योग्य होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में है कि वो राज्यसभा की सदस्यता के योग्य होना चाहिए। लाभ का पद धारण न करता हो, ये बात भी सही है। तो 1 और 4 इसका सत्य होगा। सी उत्तर इसका सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का विनिश्चय किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका विवाद समाधान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथनों का कूट चुनिए। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से कौन कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, सही है। द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये बात भी सही है। तो 2 ऑप्शन सही है। अभी तक कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुआ, तो यह कथन गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर थे।
कोच्चिरिल रामन नारायण के आर नारायणन जो थे देश के द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे। तो यह बात गलत है, क्योंकि जो के आर नारायणन थे ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। तो ये भी ऑप्शन गलत, 1 और 2 आपका यहाँ पर सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को आरोप पत्र देने के कितने दिन के बाद संकल्प पेश किया जाता है? तो आप जानते हैं, कल भी मैंने ये प्रश्न बताया था आपको। इसका उत्तर 14 दिन होगा, या 14 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35, राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर है। ये बात गलत है, क्योंकि 123 के तहत जो है वो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। 111 के तहत वीटो पावर है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश की बात कही गई है। 72 के तहत अपराधी को फांसी की सज़ा दे सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 61 के तहत राष्ट्रपति अपराधी को फांसी की सज़ा दे सकते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का सभापति भी होता है। अनुच्छेद 63 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, और राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो एम हिदायतुल्लाह और जीएस पाठक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन और मोहम्मद हमीद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और जगदीप धनखड़ 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि असत्य कौन सा है। तो एम हिदायतुल्लाह एवं जीएस पाठक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये बात गलत है। 2 सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका गलत है, बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपी होना आवश्यक है, और एमपी मतलब सांसद होने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्राम पंचायत का सरपंच होने के लिए 21 वर्ष की आयु मांगी गई है, वहीं एमपी और एमएलए होने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति होने के लिए और उपराष्ट्रपति होने के लिए, राज्यपाल होने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर होने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस पद का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, ये तो सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह बात भी सही है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। तो इसका वेतन का निर्धारण करने की शक्ति संसद के पास है, ये बात गलत है। तो आपका उत्तर डी होगा, क्योंकि इसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? अब ध्यान रखना है, कौन से उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो आई के गुजराल भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, जबकि 7 लोग भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन 7 लोग भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, ठीक है, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, YV चौहान, आपके चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। ये 7 लोग ऐसे हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आई के गुजराल भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि ये भारत के प्रधानमंत्री 1997-1998 में रह चुके हैं। ठीक है। संसद संघीय मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो संघ के मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति आप जानते हैं कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन भी सही उत्तर।
मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मंत्रिपरिषद के आकार के संदर्भ में आप देखिए, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार राज्यसभा के कुल सदस्यों का 10% था। तो ये बात गलत है, क्योंकि मूल संविधान में मंत्रिपरिषदों की संख्या के बारे में कोई निर्धारण नहीं था, जबकि 91 संविधान संशोधन के तहत सन 2003 में इस बात का निर्धारण किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता, ये 2003 में लाया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर ए सही होगा। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वह कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति होता है। अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वह लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है इसका, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी नहीं रहे हैं? तो भारत के न्यायवादी वाई.वी. चंद्रचूड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भारत के चीफ जस्टिस थे। सबसे अधिक समय तक रहने वाले भारत के चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, और इनके बेटे अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चंद्रचूड़ जी जो अभी भारत के सीजीआई अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इन्हीं के बेटे हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़ के। ये ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है, तो वो क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं? लोकसभा में बजट पर चर्चा नहीं कर सकेंगे, गलत बात कर सकते हैं। वे केवल राज्यसभा में ही भाषण देंगे, गलत है, क्योंकि दोनों जगह भाषण दे सकते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, ये बात सही है, क्योंकि वो वोट अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने पक्ष में लोकसभा में नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं है। लोकसभा में वोटिंग वही कर सकता है जो वहाँ का मेंबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन संसद कहा जाता है? तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के अंतर्गत 3 अंग शामिल होते हैं। अब इसकी एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद सहित। स र ल, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में, र का वर्णन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में। ठीक है, ये ट्रिक भी आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ध्यान रखना है आपको चीज़ें। मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको बहुत ध्यान में रखकर चलना है। किसी बड़े यूट्यूब चैनल पर ये आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अनुच्छेद 48 में आपको कूट का चयन करना है। तो लोकसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? आप जानते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। बिहार में यूपी की आधी सीटें 40 सीटें हैं। महाराष्ट्र में आखिरी में 8 आ रहा है तो 48 सीट। पश्चिम बंगाल में 42 सीट। इसकी आप ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे? तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें। बिहार यूपी के आधी सीटें। महाराष्ट्र आखिरी में 8 आ रहा है तो 48। वहीं पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में 2 शब्द है तो 42, वेस्ट और बंगाल। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंधित विवादित प्रश्न पर अंतिम फैसला कौन लेता है? तो आप जानते हैं कि किसी संसद सदस्य की अगर अयोग्यता हो जाती है तो उसका अंतिम फैसला जो होता है ये आपका राष्ट्रपति लेता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांसदों की पदावधि के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो लोकसभा सांसद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही बात है। राज्यसभा के सभी सांसदों का चुनाव प्रति दूसरे वर्ष होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसकी आधी बात तो सही है कि राज्यसभा के सांसदों का चुनाव प्रति दूसरे वर्ष होता है, लेकिन सभी सांसदों का नहीं होता है, बल्कि 1/3 सांसदों का चुनाव प्रति दूसरे वर्ष होता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सांसदों की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है, ये बात भी सही हो जाएगी। तो ये आ रहे हैं आपके 50 क्वेश्चन। थैंक यू।